नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, इस बार उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव में लहराएगा भाजपा का परचम। जिला प्रशासन ने पराली के साथ गेहूं के डंठल को जलाने पर लगाई रोक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत। सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रदेश अध्यक्ष व कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट ने सरकार पर लगाया गरीबों पर अत्याचार का आरोप। हाईकोर्ट नैनीताल से ऋषिकेश बेंच शिफ्ट किए जाने का अधिवक्ताओं ने किया विरोध। जिलाधिकारी ने जोड़ मेले को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में दिया मेले की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत लोहाघाट पुलिस ने शातिर स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। सितारगंज में कैंप लगाकर हाजियों को लगाए गए टीके। खेत से सब्जी तोड़ने के लिए मना करने पर दबंगों ने किया लाठी डंडों से हमला। अब खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट के रामनगर पहुंचने पर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट एवं भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी सहित कई कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में पिछले निकाय चुनाव में भाजपा कुछ ही जगहों पर जीत दर्ज कर पाई थी। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर जहां एक और भाजपा पूरी तरह तैयार है, तो वहीं उन्होंने दावा किया कि इस बार उत्तराखंड में सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, इस बार चुनाव बहुत प्रभावी रूप से हम लोग लड़ने जा रहे हैं। रामनगर भी अपवाद स्वरूप मैं कह सकता हूँ, हम लोग पिछले दिनों नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार हमने उसकी रणनीति बनाई है। हमने अपने प्रत्येक वार्ड स्तर पर अपने संगठन की टोली बनाई, वार्ड के प्रभारी हमने नियुक्त कर दिए हैं। वार्ड स्तर पर प्रत्याशियों के नाम आने प्रारंभ हो गए हैं। उनका एक पब्लिक सर्वे के साथ साथ हम लोग संगठनात्मक सर्वे भी करने वाले हैं। उसका हम प्रत्येक बूथ पर हम कुमल के निशान पर कार्यकर्ता लड़ाएंगे। उसी प्रकार से हमने नगर पालिका क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिए भी पैनल बनने वाले प्रारंभ हो गए। बहुत जल्दी जैसी रिजर्वेशन फाइनल होता है, हम अपने पर्यवेक्षक भेजेंगे। पर्यवेक्षकों के माध्यम से जो नाम आएंगे उनका हम पब्लिक सर्वे करते हुए प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। मढ़ी अगर रामनगर की बात करें, पिछले इतिहास अगर चुनाव का देखें तो पार्टी में आपके गुटबाजी बहुत है, विभीषण बहुत है रामनगर में, तो इनसे कैसे उबारा जाएगा? इस बार पार्टी में कड़ाई से अनुशासन का पालन हो रहा है और बड़ी संख्या में इस बार हमारे साथ अनेकों दलों के लोग भी आए हुए हैं। उनको भी हम सब काम में लगाने वाले हैं। पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई मतभेद ना हो, इसके लिए हमने जिला स्तरीय एक टोली बनाई। उस टोली अपना उनसे सबसे बातचीत करेगी और जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में, पार्टी विरोधी चीज़ों संलिप्त हो गई पार्टी में, उसके लिए स्थान नहीं है। उसके लिए हमने आगे भी कार्रवाई की, आगे भी करेंगे। और जी चुनाव में अगर मतदाता सूची की बात करें तो बाहरी राज्यों के बहुत मतदाता हैं, दो जगह मतदान। निश्चित रूप से रामनगर के अंदर ये विषय हमारे सम्मुख आया और मैं निर्वाचन आयोग से अपील भी करता हूँ, उनसे हम मांग भी करेंगे कि जिन लोगों के नाम दो स्थानों पर हैं उन्हें एक स्थान पर मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। लोकतंत्र की यही व्यवस्था है और हमारे कार्यकर्ताओं ने कुछ नाम, कुछ सूचियाँ निर्वाचन आयोग को दी हैं, जिनके उत्तर प्रदेश और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम है, वो नाम हटने चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से जो रामनगर के अंदर निवास करते हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ का उनका लंबे समय से उनका यहाँ रहना है, ऐसे लोगों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। सीमा विस्तार की अगर बात करें तो बहुत लंबी समय से अटका हुआ है मामला। सीमा विस्तार का विषय चल रहा है और हमने अभी कुछ दिन पहले हमारी नगर विकास मंत्री से हमारी बातचीत भी हुई थी। रामनगर का भी कुछ क्षेत्र जुड़ने का प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा शासन को गया हुआ है। बहुत जल्दी उसमें भी सकारात्मक निर्णय आएगा। पराली के बाद अब किसान गेहूं के बचे हुए डंठल को आग लगा रहे हैं, जिस कारण क्षेत्र में प्रदूषण के साथ साथ बुजुर्गों, छोटे बच्चों के साथ ही आम जनमानस को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब किसानों द्वारा जलाई जा रही गेहूं के डंठल से हो रही परेशानी से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने 31 जून तक गेहूं के डंठल को जलाने में रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनपद में भूसा, पराली, पुआल आदि को खेतों में व अन्य स्थानों पर जलाने पर तत्काल प्रभाव से संपूर्ण रूप से 30 जून 2024 तक रोक लगाई है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमने अपेक्षा की है कि आप अगर पराली जलाएंगे तो इससे पूरा पॉल्यूशन फैलेगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा पूरे इलाके में, क्षेत्र में और पूरे सिस्टम में। तो आप लोग पराली न जलाएं, उसके लिए अन्य विकल्प की तलाश करें। और इस संबंध में हमने 144 धारा भी लगाया है और आज ही फिर समीक्षा की गई है। कप्तान साहब भी थे और निर्देश दिया गया है कि जो ऐसा कर रहा है उनके विरुद्ध FIR भी दर्ज कराई जाए। और आप देखेंगे अगले 4-6 दिन में जो लोग नहीं मानेंगे FIR भी हम दर्ज कराएंगे। आम आदमी पार्टी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी है। इस खुशी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह मिठाई बांटकर खुशी मना रहे हैं।
रुद्रपुर के डीडी चौक पर भी आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर केजरीवाल की रिहाई को लेकर जश्न मनाया और बताया कि केजरीवाल 1 जून तक जेल से बाहर रहेंगे। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। की जीत है, एक आम आदमी की जीत है, अरविंद केजरीवाल की जीत है, सच्चाई की जीत है। सच्चाई कभी भी छुपती नहीं है, धीरे धीरे सामने आने लगी है। और जिस तरीके से कोर्ट ने कहा 8 दिन के अंदर इस कोर्ट की पूरी केस की सुनवाई करेंगे, आप देखना कितना बड़ा भ्रष्टाचार भाजपा का सामने आएगा। क्योंकि लोकतंत्र को दबाने के लिए 5000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने बिना वजह बंद कर रखा, जिसमें पत्रकार भी हैं, वकील भी हैं, पॉलिटिक्स वाले आदमी भी हैं, सभी नेता भी हैं। ऐसे लोगों को दबा के उन्होंने अपना एक ऐसी चीज़ बनानी चाह रहे थे, लोकतंत्र को दबाना चाह रहे थे, वो जनता के सामने आ चुका है। बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा। आने वाले समय में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अभी इसीलिए तो नारा निकला है, अभी तो हवा बदली है, 5 तारीख को तूफान भी आएगा। भारतीयों के रंग रूप की तुलना वाले सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी सैम पित्रोदा के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान रंग भेद को बढ़ावा देने वाला है। उन्होंने कहा कि ये बयान भारत की एकता को भंग करने वाला है। कांग्रेस नेता का ये बयान देश के अंदर विभाजनकारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता सैम पित्रोदा का जो बयान है वो देश के अंदर एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि रंग भेद को बढ़ावा देने का एक उनका बड़ा बयान है। खासतौर पर भारत की एकता अखंडता को भंग करने वाला बयान है। देश के अंदर विभाजनकारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उनके द्वारा पूर्वोत्तर भारतीयों को चीनी, दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकी, पश्चिमी भारतीयों को अरब जैसा दिखने का जो बयान है, ये भारत के जो स्वरूप है, क्योंकि भारतवर्ष तो एक ऐसा देश है जहाँ हर प्रकार के फूल खिलते हैं, हर प्रकार की जलवायु रहती है, और इस देश के अंदर जन्म लेना ईश्वर भी अपना सौभाग्य समझता हूँ। ऐसे भारत के अंदर इस प्रकार की बयानबाजी देश की एकता अखंडता के लिए घातक है। मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करूँगा कि उनको इस पर देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस प्रकार के बयान देने वालों को आजीवन पार्टी से बाहर रखना चाहिए और इस प्रकार के बयानों पर उनको कड़ा रुख अपनाना चाहिए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष व कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट ने आरोप लगाए कि मजदूर एवं गरीब परिवारों पर अत्याचार हो रहे हैं, जबकि सरकार को पता है कि मलिन बस्ती में रहने के अलावा गरीब परिवारों के लिए कोई भी और विकल्प नहीं है। अदालत में जारी याचिकाओं के बहाने सैकड़ों परिवारों को बेघर किया जा रहा है। 8 साल में कहीं बस्तियों का सर्वेक्षण कर जन आंदोलन के बाद 2018 में अध्यादेश लाकर सरकार ने कानून में ही आश्वासन दिया था कि 3 साल के अंदर मजदूर बस्तियों के लिए स्थायी व्यवस्था बनाई जाएगी, लेकिन वह कानून अभी 2024 में खत्म होने जा रहा है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। ये उत्तराखंड सरकार उजाड़ना चाह रही, लाखों लोगों को बेघरबार करना चाह रही और उसके पीछे मंशा केवल नगर निगम चुनाव का, जैसा तंजीम ने कहा, हमारे साथियों ने कहा, वो है उनको दबाव में लेना चाह रही। अगर आप बसा नहीं सकते, उजाड़ना क्या अधिकार? हमारा कहना यह है कि समाज की जमीन पर अतिक्रमण होना तो बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े होटल वाले जो नाला खालों में होटल बना रहा, कब्जा कर रखा, उनको करो। वो गरीब आदमी बस गया जिसको पानी बिजली की सुविधाएं सरकार ने दे दी है, अगर आप उनको स्वीकृत नहीं कर, पहले तो पेंडिंग है सरकार के पास नियमितीकरण का, राज्य सरकार नियमितीकरण का पेंडिंग सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो रखी, उसको आप नियमितीकरण नहीं कर रहे, अपने घोषणा पत्र में लिखा। अगर आप उजाड़ने की नीति तो उसके खिलाफ आंदोलन होगा। अनावश्यक रूप से गलत कार्रवाई किसान और मजदूर की हम लोग लड़ते हैं, उनके हितों की बात करते हैं। हम भी कहते हैं कि कोई सार्वजनिक स्थान में नदी का पानी का बहाव रुक रहा, सड़क रुक रही, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन अगर समाज की सरकारी जमीन पर गरीब ने अपना आवास बनाया रह रहा, बिजली पानी की सुविधा सरकार ने दे दी सबको, तो कहाँ से अवैध हो गए वो? तो इसीलिए सरकार ने जिस तरह धमकी देने का काम और उनको उजाड़ना काम करेंगे तो हम लोग किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इसलिए एक दिन का सांकेतिक धरना देकर के हम सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कानून को अपने हाथ में लेना, कानून को तोड़ना।
लेकिन अगर इस तरह गरीबों के साथ अत्याचार अन्याय होगा तो निश्चित रूप से हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, चाहे गिरफ्तारियां देने पड़े, कुछ भी देने हो, किसी सीमा पर जाना पड़े। तो सारे मजदूर संगठन इंटरगेट सीटू जितने हैं सब लोग मिलजुल कर इसको करेंगे। उसके बाद फिर राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी वो क्या करते हैं, लेकिन हम अपने दायित्व को, गरीब आदमी की पीड़ा को सरकार के कानों तक पहुंचाने का हमने काम किया कि गलत कदम मत उठाना, इसका परिणाम गंभीर होगा, इसीलिए ये प्रेस वार्ता आई। उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल से बेंच को ऋषिकेश शिफ्ट किए जाने के आदेश को लेकर अधिवक्ताओं में बवाल मचा हुआ है। आक्रोशित अधिवक्ताओं का कहना है कि छोटे से राज्य में इस तरह हाईकोर्ट का बंटवारा करना न्याय संगत नहीं है। यदि हाईकोर्ट को नैनीताल से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाता है तो वह इसका पुरजोर विरोध करेंगे। साथ ही चंपावत में बार संघ अध्यक्ष राम सिंह बिष्ट के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। अधिवक्ता शुक्रवार को न्यायिक कार्यों से विरत रहे। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हमारे माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश द्वारा बेंच को ऋषिकेश में खोले जाने का हमारी बार एसोसिएशन जिला बार एसोसिएशन चंपावत कड़ा विरोध करती है। इसके उसमें हमने जो है कि एक सांकेतिक प्रदर्शन भी किया है, धरना भी दिया है और इस ज्ञापन की इस निर्णय का हम कड़ा विरोध करते हैं। हमने एक उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय को हमने एक ज्ञापन महोदय के माध्यम से प्रेषित कर दिया है और आज इस जिले के सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत करने का निर्णय। चंपावत जिले में मीठे रीठे के चमत्कार के लिए प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब में 21 मई से होने वाले 3 दिनी जोड़ मेले को भव्य व आकर्षक बनाने के लिए जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में मेले की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं 1 सप्ताह के अंदर चाक चौबंद हो जानी चाहिए। मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए टनकपुर में शाम 8 बजे के बाद व सूखी टांग में शाम 7:30 बजे के बाद सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी वाहन को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वहीं प्रबंधन समिति के ट्रस्टी अजीत पाल सिंह ने बैठक का संचालन करते हुए कहा कि गुरु घर में सभी लोग एक उद्देश्य को लेकर आए हुए हैं कि देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों का स्वागत सत्कार एवं उन्हें बेहतर सुविधाएं दी जाएं। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज जो हमारे ये गुरुद्वारा प्रबंधन समिति है इनके सदस्यों के साथ आज मीटिंग की गई है। निर्णय हुआ है कि जो हमारा वार्षिक जोड़ मेला है वो 21, 22 और 23 मई को आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में जो भी व्यवस्थाएं थी उनके बारे में काफ़ी गहनता से चर्चा की गई है। कुछ अच्छे सुझाव भी समिति की तरफ से आए हैं और उसमें मुख्यतः ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारा ट्रैफिक का संचालन है वो ककराली गेट के से 8 बजे के बाद जो है पूर्णतः से प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ के आवागमन की जो है वो परमिशन नहीं होगी और साथ ही जो बड़ी बसें होती हैं, जो 42 सीटर से बड़ी बसें हैं, उस पे जो है हम उनको अनुमति नहीं देंगे। तो सभी जितने भी जो श्रद्धालुगण आना चाहते हैं यहाँ पे उन सबसे मेरा अनुरोध भी है कि कृपया वो ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रयोग ना करें और कृपया जो छोटी बसों का प्रयोग करें। अन्य सभी व्यवस्थाएं, चाहे जो पेयजल है, चाहे विद्युत है, चाहे वो अन्य वहाँ यात्रियों के टूटने की व्यवस्था है, रैन बसेरे हैं, शौचालय हैं, सभी के लिए जो है विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं और सभी व्यवस्थाएँ जो हैं वो 17 तारीख तक पूर्ण कर दी जाएंगी। आज गुरु नानक साहब जी की पावन पवित्र स्थली गुरुद्वारा श्री रीठा साहब में हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है हमारे बाबा सुरेंद्र सिंह जी के अध्यक्षता में हमारी पूरी कमेटी की प्रशासन के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय और सभी अन्य विभागों के जितने भी अधिकारीगण थे वो सब आए हैं। बहुत ही उन्होंने हमारे साथ बहुत सहयोग के साथ और बहुत ही उनकी तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है कि इस साल का जो मेला है ये आपके अलग कलेवर में मनाया जाएगा, किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी। हमारी कार पार्किंग, हमारे पुल की व्यवस्था, हमारे रैन बसेरों की व्यवस्था, हमारी सिक्योरिटी की व्यवस्था, हमारा और भी जो भी रास्ते में जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी हमने उनके साथ विचार मत किया है। हमारे डीएम महोदय ने सभी अधिकारीगणों को आदेश दिए हैं कि जो भी काम करने वाले हैं उनको तुरंत जो है इनको पूर्ण रूप कर करके और रिपोर्ट दी जाए और हमें उम्मीद है कि प्रशासन हमारे साथ पूर्ण सहयोग देकर के इस मेले को पिछले सालों से भी भव्य रूप से मनाने का जो है वो हमें सहयोग करेगा। और यहाँ इस मेले में वैसे तो 3 दिन का हमारी तरफ से धार्मिक दीवान जो है, लेकिन ये कई दिन लगातार चलता है और लाखों की संख्या में सिर्फ उत्तराखंड या यूपी से ही नहीं, पंजाब और अन्य देशों से भी जो है वो
यहाँ पर संगत आती है और पूर्ण रूप से हमारा जो भी सहयोग है प्रशासन के साथ और प्रशासन का हमारे साथ रहता है। तो इस साल भी हमें खुशी है कि हमारे डीएम महोदय जो हैं वो बहुत ही अच्छे अधिकारी आए हैं और उनका हमें पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। और मैं संगतों से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे भाई नानकमता साहब के मेले में आए, एक तो 42 सीटर से ऊपर कोई गाड़ी ना लेके आए, कोई डबल डेकर ना लेके आए, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली ना लेके आए, और 8 बजे के बाद जो है वो एंट्री बंद कर दी जाएगी। और जो मोटरसाइकिल जहाँ 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं वो जो सूखी डांग वाले पर रास्ते पे आएंगी उनको सिर्फ एंट्री 7:30 बजे तक मिलेगी। 7:30 बजे के बाद कोई भी अपने घर से जो चलता है ये सोच के चले कि शाम के 7:30 के बाद हमें एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए वहाँ से अगर कोई प्रशासन की तरफ से उनको रोका जाए तो कोई भी अपनी तरफ से जो है इसमें असुविधा पैदा न करे, बल्कि प्रशासन का सहयोग देकर करके अपनी सिक्योरिटी और हमारा जो मेले का समागम है इसको बहुत बढ़िया ढंग से मनाने के लिए हम संगत से अपील करते हैं कि वो पूर्ण रूप से अपना सहयोग दे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए जिले में चलाए गए अभियान ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत लोहाघाट पुलिस को नानकमता के एक शातिर स्मैक तस्कर को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। शनिवार को लोहाघाट थाने के एसएचओ अशोक कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार देर शाम लोहाघाट के देखुरा के कालिका वन के पास लोहाघाट खेतीखान रोड में लोहाघाट पुलिस टीम के द्वारा नानकमता निवासी कुलविंदर सिंह पुत्र मनजीत सिंह की तलाशी ली गई तो उसके पास 21.35 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। कल लोहाघाट पुलिस ने लोहाघाट से एक व्यक्ति कुलविंदर सिंह पुत्र मनजीत सिंह निवासी नानकमत्ता को 21.35 ग्राम से स्मैक से के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है और ये चेकिंग के दौरान किया गया था। और उसने बताया कि जो वहाँ नानकमत्ता में बूटा सिंह नाम का व्यक्ति है उससे लेकर आता था और यहाँ पर जो है आपके लोहाघाट चंपावत में कुछ लड़कों को इसमें बेची भी है, कुछ लड़कों को इसमें स्मैक दी भी है और इसमें विवेचना की जा रही है। और जो भी इसका धंधा कर रहे हैं और जो भी इसके कनेक्शन में आएंगे उनके विरुद्ध हम जो है कार्रवाई करेंगे। अग्रिम कार्रवाई अभी जो जब उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी तो पता चला कि उसे डायलिसिस हुई थी, थोड़ी तबीयत खराब हुई थी तो उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल से उसे चंपावत रेफर कर दिया गया था, वहाँ से उसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सितारगंज में उत्तराखंड हज कमेटी की ओर से सितारगंज के निजी होटल में मक्का मदीना की जियारत के लिए जाने वाले हाजियों के लिए टीकाकरण कैंप लगाया गया। वहीं कैंप में चंपावत, खटीमा, नानकमत्ता, सितारगंज, किछा के 91 हाजियों ने कैंप में पहुंचकर इन्फ्लुएंजा का टीका लगवाया। वहीं कैंप में मौजूद हज कमेटी के अध्यक्ष खतीब अहमद ने मक्का मदीना की जियारत के लिए जा रहे हाजियों को पोलियो ड्रॉप पिलाया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए हज कमेटी अध्यक्ष खतीब अहमद ने बताया कि उत्तराखंड के लगभग 1064 हाजी मक्का मदीना की जियारत के लिए रवाना होंगे, जिसमें पहली फ्लाइट 18 मई को रवाना होगी। सितारगंज से संवाददाता नारायण सिंह रावत की रिपोर्ट। 1064 हाजी हज यात्रा पर जा रहे हैं और इस बार जितने भी लोगों ने आवेदन किया था, बड़ी खुशकिस्मती की बात है उन लोगों के लिए भी जिनका चयन हुआ है और मेरे लिए भी कि जिन लोगों ने आवेदन किए थे सारे के सारे लोग हज पर जा रहे हैं। आज हमारे सितारगंज में जो टीकाकरण का कार्यक्रम हुआ इसमें 91 लोग जो हाजी और हज्जन मिला के जा रहे हैं। कल को हमारा हल्द्वानी है, ये 5 जगह हमने टीकाकरण का कार्यक्रम कराया है और उनको मुबारकबाद के साथ साथ हम उनको जो जानकारी है वो भी देने का काम कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। लगातार हम हाजियों के संपर्क में हैं और हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड के जितने भी हाजी हैं, चाहे वो हमारे साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर रहें या मक्का शरीफ में रहें या मदीना शरीफ में रहें, हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे और अल्लाह से भी उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने जितने भी लोग हाजियों का चयन किया है साथ खैर से उनका हज कबूल फरमाए और आसान फरमाए। जो हमें जिम्मेदारी मिली हज कमेटी के चेयरमैन के रूप में उसको पूरा करने में अल्लाह ताला आसानी फरमाए। हमारी मंशा और हमारी नियत उत्तराखंड के हाजियों के साथ है और हमने उनसे दुआ की गुजारिश की है कि वो उत्तराखंड के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए दुआ करें। जो भी परेशान लोग हैं उनकी परेशानी अल्लाह दूर करे, इसके लिए हाथ उठाकर दुआ ज़रूर करें। पहली फ़्लाइट हमारी 18 तारीख से है और
हमारे द्वारा प्रयास किया गया था और गुजारिश भी की गई थी सेंट्रल हज कमेटी में, और वो प्रयास हमारा सफल रहा। हमारी जो गुजारिश है वो वहाँ पर मान ली गई। हमने 2 फ्लाइट के लिए कहा था कि हमारे जो हाजी हैं 2 फ्लाइटों में भेज दिए जाएं। 18-19 तारीख के लिए हमारे द्वारा पत्र लिखा गया था और फ़ोन पे भी बात की गई थी। हमारे जो सीईओ हैं सेंट्रल हज कमेटी के, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने हमारे आवेदन को स्वीकार किया और 18 तारीख को और 19 तारीख को हमारी फ़्लाइटें हैं। और मुझे लगता है अगर कुछ हाजी जो वीज़ा आने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए, उनके लिए एक आध फ्लाइट और हो सकती है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। सितारगंज क्षेत्र के नकुलिया गांव के एक व्यक्ति को अपने ही खेत से सब्जी तोड़ने के लिए पास के गांव के दबंग लोगों को मना करना महंगा पड़ गया। वहीं दबंग लोगों ने खेत मालिक पर लाठी डंडों से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि नकुलिया गांव के निवासी बारिक अहमद ने सितारगंज कोतवाली में शिकायत पत्र सौंपकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं दिए गए शिकायती पत्र में लिखा है कि वह अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक पास ही के गांव के लोग उसके खेत में लगी सब्जी उसके खेत में आकर बिना अनुमति के तोड़ने लगे। वहीं विरोध करने पर वे सभी मारपीट पर उतारू हो गए, जिससे सगीर अहमद बारिक अहमद का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज लाया गया, जहां सगीर अहमद की हालत गंभीर देखकर उसे डॉक्टरों ने उसे हाई सेंटर रेफर कर दिया है। मामले की शिकायत सितारगंज कोतवाली में कर दी गई है। वहीं सितारगंज पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सितारगंज से संवाददाता नारायण सिंह रावत की रिपोर्ट। सर ऐसा हुआ कि आज हमारे खेतों में कुछ दबंगे तो आए और सब्जी तोड़ने लगे। उन्हें हमने मना किया तो उन्होंने हमें गाली गलौज दी और उनके लिए फिर वो चले गए और अपने घर से और लोगों को लेके आए, लाठी डंडों लेके आए और हमारे बड़े भाइयों पे हमला करा, उन्हें अच्छा खासा गंभीर कर दिया। उसके बाद हम जब हॉस्पिटल लेकर के आए तो उन्होंने गंभीर देख करके उनको सरकारी हॉस्पिटल से रेफ़र कर दिया और प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र करा है, जो कि अभी उनका इलाज चल रहा है। पुलिस को तहरीर दी थी, वो ये कह रहे हैं कि हम अभी तहरीर नहीं देंगे, सुबह को तहरीर देंगे। उन्होंने फिर उसके बाद ज़्यादा कहा तो उसके बाद उन्होंने रिसीव की है। बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद पुलिस का ये कहना है कि सुबह को हम पूछताछ करेंगे दोनों पक्षों से। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।